हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट सेशन में हमने यूटेट सेकेंड पेपर के मैथ्स पोर्शन की कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो अभी 2023 में आए थे। तो आज हम करेंगे उसी पेपर के आगे के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो 11वें क्वेश्चन से आज हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या था। आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन बना था वो था, यहाँ पर आपको दिया है वर्गमूल के अंदर आपको कुछ संख्याएं दी हैं, प्लस फिर वर्गमूल है 52 प्लस वर्गमूल है 108 प्लस वर्गमूल है 1296। तो इसका जो है मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 248 प्लस वर्गमूल ऑफ 52 प्लस, अब आप ये जो वर्गमूल है ना, ये पूरा है, मतलब ये आपका 52 से लेके जो आपकी लास्ट संख्या होगी वहां तक होगा, प्लस वर्गमूल ऑफ 108, और ये जो ऊपर का जो स्क्वायर रूट है ना, ये कहाँ तक है, प्लस वर्गमूल ऑफ 1296 तक। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से चलेंगे। मतलब पहले हम इस हिस्से को सॉल्व करेंगे जो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 है, मतलब कि ये वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। अब इस हिस्से को कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1296 हमें निकालना है। इसका मतलब हमें 1296 का वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालने की जो विधियां होती हैं, एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड संख्या, और एक होती है भागफल विधि। तो यहाँ पर आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं जो भी आपको आता है। तो अब देखिए 1296 मैंने भागफल मेथड लिखी है, यहाँ से दो दो का क्या करेंगे, पेयर बनाते हैं। और यहाँ पे जो पेयर की फॉर्म में क्या, अगर 12 पेयर में है तो इस 12 में डिवाइड करेंगे, जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उतने ही बार डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 3 तिया 9 होता है, क्योंकि 4 से भाग करेंगे तो वो 12 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जितनी बार भाग किया उसी को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 9 हो गया 3, यहाँ पर पूरा पेयर ही आपका क्या होगा, 96 ऐसे लिखेंगे। 396 को भाग करना है, यहाँ पे 6 के आगे एक संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे, जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे उसको हमें यहाँ पे लिखना है। मतलब जितना यहाँ पर हमने एक लिखा तो ये संख्या बन जाएगी 61, और यहाँ पर हम एक लिखेंगे तो 61 को 1 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे दो बार भाग करेंगे तो 62 हो जाएगा, यहाँ दो बार 62 को 2 से गुणा करेंगे। तो लगभग लगभग कितनी बार भाग जाता है देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस 6 का भाग इसमें देंगे। 6 का भाग 39 में जाता है, 6 6 36, लगभग लगभग 6 टाइम। तो देखते हैं 6 रख के यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 6 रखेंगे तो यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा। तो 6 का गुणा करना है 66 से, तो 6 6 36 होता है, 6 36 और 3 होगा 39। तो देखिए रिमाइंडर इज 0, इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या है, 36। तो ये वाला हिस्सा क्या आ गया, 36। अब हो गई, इस हिस्से का मान आ गया 36, इस हिस्से का मान मतलब इसका मान, ये पूरा वर्गमूल के साथ। अब ये किस में ऐड होगा, इस 108 में। अब हम सीधे इस वाले पोर्शन को ऐड करेंगे। तो अगला हिस्सा है 108 प्लस 36। तो 108 प्लस 36 क्या हो जाएगा आपका, 8 6 14, 3 1 4, 144। अब यहां से लेके ये वाले पोर्शन का मान हो गया 144। तो 144 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 12। ये छोटी संख्या आपको याद होना चाहिए, 12 इसका वर्गमूल होता है। हमारा यहां से लेके यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यानी कि इतना हिस्से का मान आ गया है 12। ठीक है। अब इस 12 जो ऐड होगा किसमें होगा, 52 में। अब हमारा क्या होगा, 52 प्लस 12, 52 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 1 6, 64। और 64 का वर्गमूल होता है 8। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आ गई है 8। अब ये 8 जुड़ेगा 248 में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 248 प्लस 8, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 256। और 256 जो होता है वो 16 का वर्ग होता है, या 256 का जो वर्गमूल होता है वो 16 होता है। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 16 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आराम से इन्हें करना है। जल्दीबाजी में गलत होने के चांसेस रहते हैं, अदरवाइज अगर आप ध्यान से करेंगे तो इनमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको एक एक स्टेप करके चलते रहना है। नेक्स्ट इज, जब संख्या 3 की घात 98 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। आपके पास संख्या है 3 की घात 98, इसको भाग करना है 5 से, तो हमको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। अभी हमें 3 की पावर कुछ दे रखा, तो पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। 3 की पावर को ब्रेक किस तरीके से करेंगे, देखिए 3 की घात 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का क्यूब होता है 27, 3 की पावर 4 होता है 81। देखो मैंने यहाँ पे रुक गई, क्योंकि इसमें 3 की पावर 4 में जो इकाई का स्थान है वो 1 है। इकाई का स्थान 1 मिल जाता है तो पावर निकालना इजी हो जाता है। ठीक है। तो हम ना इस 98 को 4 के फॉर्म में तोड़ेंगे। अब अगर आप 98 को ब्रेक करोगे तो यहाँ पर 4 का भाग 98 में कितनी बार जाता है, अगर देखो पूरी बार तो नहीं जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे
24 चको 96 होता है, 4 × 24 + 2, आप 98 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो। 24 चको होता है 96, 96 + 2 आप लिख सकते हो 98 को। तो आपने यहाँ पर 3 की घात 98 को लिख दिया 4 × 24, ठीक है, 4 × 24 + 2, ये अपने से पावर में किया है। अब इसको थोड़ा सा हम और अलग करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 × 24 × 3 का स्क्वायर। इंटू क्यों किया, यहाँ पर क्या होता है 3 की पावर m प्लस एन, अगर पावर में कुछ m प्लस एन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा 3 की पावर m × 3 की पावर n हो रहा होगा, ठीक है। या आप बोल सकते हो अगर बेस आपके सेम हो, आधार सेम हो, घातें अलग हो और वो गुणा में हो, तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, इनको अलग अलग कर लिया, दोनों प्लस में है तो इनको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ऐसे लिख लिया। अब इस 3 की पावर 4 × 24 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की होल पावर 24 × 3 का स्क्वायर, आप इसको 9 लिख लो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 यहाँ पर इंटू लिख सकते हो। अब अभी हमने बोला 3 की पावर 4 का जो इकाई का स्थान है, जो भी संख्या 81 आई है ना, 3 की पावर 4 क्या होगी 81, अब 81 भी लिख सकते हो, 81 की पावर 24 × 9। अब 81 में जो इकाई का स्थान है वो 1 है, और एक इकाई का स्थान किसी संख्या का है, उसकी पावर कुछ भी करोगे तो इकाई का स्थान क्या आना है, 1 ही आना है। मतलब इस पूरी संख्या को आप सॉल्व करोगे तो इकाई का स्थान नंबर कुछ भी आएगा, लेकिन इकाई का स्थान 1 ही आना है। और दूसरी संख्या क्या है, 9 है। अब 9 को इस पूरी संख्या से गुणा करोगे तो उसका भी इकाई का स्थान कितना आना है, 9 आना है, क्योंकि 9 एकम 9 इकाई के स्थान से तो गुणा होगा ही। बाकी संख्या कुछ भी हो, इकाई का स्थान हमें मिल गया। अब ऐसी संख्या जिसका इकाई का स्थान 9 हो, उसे अगर 5 से भाग करेंगे तो पूरी तरीके से वो डिविजिबल होने वाली नहीं है, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिनका इकाई का स्थान 5 या फिर 0 होगा। तो इसका मतलब इकाई का स्थान 9 है, तो 5 का भाग 9 में करेंगे तो देखो 5 का भाग 9 में करते हुए कितनी बार जाता है, 5 एकम 5, 4 बच जाता है, ठीक है, बचा तो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वहां पर आपको इजीली जल्दी से क्या करना है, 3 की पावर 98 है, उसको 3 की पावर 4 सीधे ये वाले स्टेप से शुरू कर देना, 3 की पावर 4 की पावर 24 × 9, और यहाँ से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कितने घंटों में सेकेंड की संख्या 10 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होती है। इन हाउ मेनी आवर्स इज द नंबर ऑफ सेकेंड्स इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन 10 डेज। अब आपको पूछा 10 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर कितने घंटे में सेकेंड की संख्या होती है, तो पहले 10 दिनों में मिनट होते कितने वो निकालते हैं। तो 10 डेज में मिनट कितने होंगे बताइए, ठीक है। अच्छा, एक डे में अगर आप इसको कैसे करेंगे, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 24 आवर इक्वल टू 24 × 60 मिनट्स। तो 10 डेज में कितने हो जाएंगे, 10 × 24 × 60 मिनट्स हमने निकाल लिया। 10 डेज में कितने मिनट्स होते हैं, हमने एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में तो 24 × 60 मिनट, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो एक दिन में मिनटों की संख्या ये है, 10 दिन में इतना गुणा 10 हो गया, ठीक है। दूसरा, कितने घंटों में सेकेंड की संख्या, ठीक है। तो से कितने घंटों में सेकेंड की संख्या, तो हमने बोला कि माना, यानी कि लेट x घंटों में, ठीक है, x घंटों में सेकेंड की संख्या जो है इसके बराबर हो जाती है, इतने मिनटों के बराबर हो जाती है, 10 दिनों के मिनटों के बराबर, मतलब इसके बराबर हो जा रही है। तो x घंटे में सेकेंड की संख्या, तो x घंटे में सेकेंड की संख्या कितनी होगी, एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600, या आप बोल सकते हो एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, तो एक घंटे में 60 × 60 सेकेंड, तो एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो x घंटे में कितने होंगे, x × 3600 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि कितने घंटों में सेकेंड की संख्या, तो माना x घंटे में सेकेंड की संख्या ये हो गया, x घंटे में इतने सेकेंड्स होते हैं, x × 3600 सेकेंड किसके बराबर हो जा रहा है, 10 × 24 × 60 मिनट्स के इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं, ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो x इक्वल टू हो गया 24 × 6 अपॉन 36, 6 या 36, 6 4 या 24, तो x इक्वल टू 4 आवर्स इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने x क्या माना था, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। x हमने क्या माना था, उन घंटों की संख्या मानी थी जिसमें सेकेंड की संख्या 10 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट इज इफ 9x 7 6 और माइनस किया आपको एक नंबर दिया है x6y9 इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आपको निकालनी है। यहाँ पर देखो ये x मतलब जो नंबर यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। तो बाई ऑप्शन इसको करते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखो, आप पहले आप क्या रखो, x की जगह 9, y की जगह 3, तो y की जगह 3 रखो। यहाँ पर क्या है, 6 है, 9 है, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 7 है, y की जगह आपने 3 रखा, तो क्या यहाँ पे भी 3 आएगा, क्योंकि y की जगह आपने 3 रखा, तो हर y की जगह 3 आना चाहिए, और x की जगह आपको 9 रखना पड़ेगा। ये x आपका 9 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, फिर यहाँ पर x है,
ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर आपका y दे रखा है और यहाँ पे भी आपका y दे रखा है। अच्छा, इस इतना लिखते ही आपको समझ में आ गया होगा, तो माइनस करना है, 9 माइनस 9 तो 3 तो नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो ये तो आपका पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, बाकी आपको करने की जरूरत पड़ी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9। ठीक है, अब y इक्वल टू 9 रख लो आप। यहाँ पर है 6 7, यहाँ पर आपने 9 रख लिया, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर x की जगह आपने 3 रख लिया, 6 है, 9 है, 3 है, और आपने माइनस किया। तो अब देखिए 16 माइनस 9 इज 7, यहाँ पे 16 माइनस 9 इज 7। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये y और ये y सेम नहीं आए, जबकि इन दोनों को सेम होना चाहिए। ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड देखते हैं, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5 7 6 9, y की जगह लिखना है 8 6 और इसकी जगह 5। ये आपका x है और ये आपका y है। अब हमें 2 y और मिलने चाहिए। तो 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे 6 बचेगा, 16 माइनस 8 इज 8। तो अभी तो ये y सेम आ गया, यहाँ पे आएगा 14, 14 में से 6 गया 8, ये भी सही आ गया, यहाँ पे आएगा 8, 8 में से 5 गया 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो देखो y तीनों 8 है और x सबके 5 है। तो ये क्या हो रहा है आपका, करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मोस्टली आप क्या करो, बाय ऑप्शंस करो, जल्दी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 प्लस 2 रूट 6 का वर्गमूल क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आपके आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना होता है, यहाँ पर जहाँ पर 2 हो स्पेशली उनके लिए। तो यहाँ पर 7 प्लस 2 रूट 6 है, जो संख्या रूट के अंदर है और जो संख्या बाहर है। तो हमें कोई दो संख्या ऐसी लेनी है, ठीक है, हमें कोई दो संख्या ए और बी ऐसे लेनी है जिनका मल्टीप्लीकेशन तो ये होगा जो रूट के अंदर है 6, और जिनका प्लस जो है वो क्या होगा 7 होगा। ऐसी दो संख्याएं अगर मिल जाएंगी तो हमारा जो स्क्वायर रूट हो जाएगा इस संख्या का, स्क्वायर रूट मतलब समझते हो, इसका भी ऐसे निकालना है, वो क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी। ए और बी अगर हमें ऐसी कोई संख्याएं मिल जाएंगी जिनको गुणा करने पर हमें ये 6 मिलेगा जो रूट के अंदर है, और जिनको प्लस करने पर हमें जो आगे वाली संख्या वो मिलेगी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा उन दोनों संख्याओं के वर्गमूल के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या ऐसा कुछ मिल रहा है, दो संख्या ए और बी को ऐड करके 7 होना चाहिए और बी को गुणा करके 6 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर 6 रख दो ए की जगह, बी की जगह 1, तो 6 गुणा 1 6, 6 प्लस 1 7। तो 6 और 1 दो संख्या ऐसी मिल गई हैं जिनको क्या करना है, गुणा करके 6 मिल रहा है, जोड़ के 7 मिल रहा है। तो हमारा जो इसका वर्गमूल हो जाएगा, सीधे हम लिख देंगे रूट 6 प्लस रूट 1, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो रूट 6 प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया एक शॉर्टकट इसका। ठीक है, इसके एक प्रॉपर जो मैं आपको मेथड बताती हूँ किस तरीके से इसको करते हैं। जैसे हमारे पास है 7 प्लस 2 रूट 6, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल हम लास्ट में निकालेंगे, पहले इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं। अच्छे फॉर्म में मतलब यहाँ पर है 2 रूट 6, ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, हमने क्या करा, 7 को लिख दिया 6 प्लस 1 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, अब इस 6 को, इस 6 को आप लिख सकते हो रूट 6 का होल स्क्वायर, बिकॉज रूट 6 इंटू रूट 6 इज 6, प्लस 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, प्लस इसको भी ब्रेक कर लें, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा रूट 6 गुणा 1। तो अगर इसको ध्यान से देखो, दिस इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। देखो ए स्क्वायर ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये 2, ये वापस ए आ गया और ये बी आ गया। तो ये तो एक फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। यानी कि ये, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मतलब वर्गमूल को इस साइन से दिखाते हो, इसका वर्गमूल निकालना है, या फिर आप इसको बोल सकते हो रूट 6 प्लस 1 की पावर स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये हाफ की कट गया, तो रूट 6 प्लस 1 इज योर राइट आंसर। तो जो वर्गमूल होता है उसको पावर में अगर लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका वर्गमूल, इसका मतलब भी यही है, या फिर इसके हर रूट रूट कर दो, इसका मतलब भी आपका वर्गमूल ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब यहाँ पे ये सॉलिड्स में से आपका क्या क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया और आपका होता है लिटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीन चीजें आपके क्यूब की होती हैं। तो यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो होता है 6a स्क्वायर, और जो आपका LSA होता है यानी कि लिटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 4a स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो होता है 6a स्क्वायर, जहां पर a जो है क्यूब की भुजा यानी कि आपकी क्या होती है, साइड होती है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, a निकालना यानी कि भुजा निकालनी। अब भुजा कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है, पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो वॉल्यूम होता है उसका मान होता है भुजा की क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब।
तो भुजा को a मान लो। a क्यूब इक्वल टू 64, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब ऐसी कोई संख्या जिनको 3 बार गुणा करने पर 64 आ जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हो, 4 गुणा 4 गुणा 4 आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी कि 64 का जो घनमूल होता है वो होता है 4 सेंटीमीटर। तो भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। भुजा नहीं निकालनी है, हाँ कभी कभी भुजा निकालने का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको इस तरीके से निकालना है। यहाँ पे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a² 6a² मतलब 4 का स्क्वायर, और 6 इंटू 4 चक्को 16, 16 होता है 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता है। अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल कैन नॉट बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल मतलब होता है समबाहु। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका हिंदी में, समबाहु त्रिभुज। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब होता है समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। स्केलिन ट्राइंगल का मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और पॉलीगन का मतलब होता है हिंदी में इसका मतलब होता है बहुभुज, ठीक है, इसका मतलब होता है बहुभुज, ठीक है। तो इनमें से एक समकोण त्रिभुज जो है वो क्या नहीं हो सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। पहला ऑप्शन है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज को समझते हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तीनों भुजाएं समान होती है तो तीनों कोण भी समान होते हैं। तो अगर समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा तो उसका प्रत्येक एक कोण 90 होना चाहिए। लेकिन समबाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग अगर इसका एक कोण 90 हो गया तो बाकी के दोनों कोण भी 90-90 होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होते हैं। लेकिन क्या किसी त्रिभुज की तीनों कोण 90-90-90 हो सकते हैं, तो ये तो टोटल सम 270 डिग्री हो गया। तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की 180 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए तीनों अंतःकोणों का योग। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकता है एक समकोण त्रिभुज। तो पहला ही आंसर क्या होगा इसका, सही हो गया। इसके दूसरों को समझ लेते हैं, दूसरे ऑप्शंस को भी। सेकंड क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। सपोज ये है आपका एक, ये 90 डिग्री दे दिया, सपोज ये ए बी सी है। ये समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। आइसोसेलेस मतलब दो भुजाएं समान हो। सपोज ये और ये भुजाएं बराबर हैं। अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं, इसके दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब सपोज मैंने इसमें ये वाले कोण को 90 डिग्री ले लिया, यानी कि राइट एंगल भी ले लिया। तो ये राइट एंगल के साथ क्या दो कोण समान हो सकते हैं, यस, ये 45 हो सकता है और ये भी 45 हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तीसरा है स्केलिन। स्केलिन ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो, बराबर ना हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तो क्या एक कोण 90, सपोज ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 है तो ये 60 हो सकता है, ये 30 हो सकता है। यानी कि स्केलिन के साथ भी ये पॉसिबिलिटी है कि वो समकोण त्रिभुज हो सकता है। पॉलीगन, ये पॉलीगन एक जो त्रिभुज होता है ना वो अपने आप में क्या होता है, पॉलीगन होता है। अगर त्रिभुज की प्रॉपर्टी बताए तो त्रिभुज जो है सबसे छोटा पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होता है, रेखाओं से निर्मित, ठीक है, एक बंद आकृति होती है। तो सबसे छोटी जो बंद आकृति होती है ना रेखाओं से निर्मित, वो क्या होती है, जो रेखाखंडों से निर्मित सबसे बंद आकृति होती है वो त्रिभुज ही होती है। तो त्रिभुज अपने आप में पॉलीगन है, तो समकोण त्रिभुज तो पॉलीगन होगा ही होगा। तो इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। अब हमें निकालना है 5 अंकों की सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन हमें अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999, 5 बार लिख देना है आपने, ठीक है। 99,999, ये आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है ये पता करते हैं। अब पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके लिए करेंगे हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे लिखना था। इसका वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अभी हम भाग विधि से निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब तो क्या करते हैं, इस संख्या में पीछे से दो दो का पेयर बनाते हैं। ये 3, 9 बच गया अकेला। तो और सबसे पहले डिवाइड करना शुरू करते हैं। जिस तरीके से हमने पेयर बनाने हैं ऐसे ही डिवाइड करना है। 9 में डिवाइड करना है तो 3 3 9, मतलब यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम लिखेंगे। तो 9 माइनस 9 इज 0 हो गया। जब ये उतरेगा तो ये पेयर में उतरेगा 99। यहाँ पे जितने से भाग दिया उसी को क्या कर लो, डबल कर लो, ये 6 हो गया। अब 99 में भाग देना है। अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, तो 61 एकम 61 होगा। 61 दूनी क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12, कुछ 120 समथिंग से ऊपर आएगा। तो एक बार भाग जाएगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 61 इंटू 1 61 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गिरा 3। यहाँ पर कितनी बार भाग दिया, एक बार, तो एक जोड़ लेते हैं 62 हो गया। यहाँ पर आपका जो उतरेगा पूरा 99 उतरेगा। अब 3,899 में भाग देना है 6 62
और यहाँ पे कोई संख्या आएगी। अब कौन सी संख्या आएगी? ऐसे करने के लिए अप्रोक्स 6 का भाग 38 में देंगे, 6 6 36, लगभग 6 के आसपास। ठीक है, 7 में देंगे तो 7 6 42 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो 6 बार भाग जाएगा, यहाँ भी 6 लिखो, यहाँ भी 6 लिखो। अब 6 बार भाग दो, 6 6 जो 36 होता है, 3 बचा, 6 दूनी 12, 13 14 15 हो गया, 6 6 36 और 1 37, 3756 आ गया। माइनस करते हैं, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 143 शेष फल बच गया, यानी कि रिमाइंडर बच गया। तो 99,999 का वर्गमूल निकालने की कोशिश की तो देखा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। ठीक है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको 2 बार गुणा करने पर हमें ये संख्या मिल जाए। तो इसका मतलब जो 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो इससे तो क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि यही सबसे बड़ी है। कितनी छोटी होगी? कितना एक्स्ट्रा नंबर है इसमें? 143। अगर 143 नहीं होता एक्स्ट्रा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो हमारी जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हमारी 99,999 में से माइनस कर देंगे 143, तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 माइनस 1 इज 8, 9 हो गया 99,856। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि इसमें हमने ऐड क्यों नहीं किया रिमाइंडर को। अगर आप इसमें रिमाइंडर ऐड कर लोगे तो ये 6 अंकों की संख्या बन जाएगी, हमें बतानी है 5 अंकों की संख्या। और ये 5 अंकों की संख्या जो सबसे बड़ी होती है उसको हमने चेक किया कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है, वो तो नहीं है। वो नहीं है तो उसमें जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको हटा दिया, तो हमें अपने आप ही क्या मिल गया? आपका पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसे ही आप 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकाल सकते हो, 3 अंकों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफिकेशन से है आपका। यहाँ पर आपको इक्वेशन दी है, ठीक है, हमने बर्ड मास रूल पढ़ा है, ठीक है, ब्रैकेट वाले रूल पढ़ा है। सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व किया जाता है, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट यानी कि मंझला ब्रैकेट को किया जाता है, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट को किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट खोलते हैं। 3/5 प्लस 1/10 माइनस 4/15, ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है? इनको प्लस और माइनस करना है। एलसीएम वाला मेथड करेंगे। 5 10 15, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों का एलसीएम कैसे लेंगे? इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या है 15, तो 15 की टेबल पढ़ते हैं। 15 15 दूनी 30 है। देखो 30 आपको 30 30 में आते ही समझ में आ जाएगा। 30 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का 10 का 15 तीनों का भाग जा रहा है। पहले तो जिनका एलसीएम निकालना होता है उनमें जो सबसे बड़ी संख्या उसको देख लीजिए। 15 15 में इसका भाग जाता है, इसका नहीं जाता, तो 15 लॉस अपन नहीं हो सकता। 15 से कुछ बड़ा होगा, तो हमने 15 की टेबल पढ़नी शुरू करी। तो 15 दूनी 30 देखा, तो 30 क्या है? इनका एलसीएम हो। तो 5 का भाग 30 में जाता है 6 बार, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ऊपर वाले को भी 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 जा 18। ऐसे 10 10 3 30 होता है, तो एक को भी 3 से गुणा कर देते हैं, प्लस 1 इंटू 3 यानी कि 3, माइनस 15 दूनी 30, तो 4 दूनी कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, तो 18 और 3 हो गया 21, माइनस 8/30, तो ये हो गया 13/30, यानी कि इस वाले पोर्शन का मान आ गया 13/30। अब हम करेंगे इस मजला ब्रैकेट में। मजला ब्रैकेट में क्या है? 5/6। अंदर वाले को हमने सॉल्व कर लिया, इसकी जगह आ गया 13/30। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, फिर से इन दोनों का एलसीएम 6 और 30 का। अब साफ दिख रहा है 30 लॉस अप होगा, क्योंकि 30 जो है सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में, और 30 का भागा 30 में जाता है, ये 6 का भाग भी जाता है। और 6 पंजे 30, तो 5 बचा क्या होगा? 25। ठीक है, 6 का भागा 30 में 5 बार जाता है, तो 5 को भी 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, माइनस 30 का भागा 30 में 1 बार जाता है, तो 13 को भी 1 से करेंगे। 13 गुणा 1 13, तो 25 माइनस 13 होता है 12, ये हो गया 12/30। इस 12/30 को आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब है इसको आप कट कर सकते हो, अगर किसी से कट हो जाए तो, क्योंकि हो रहा है 2 छक्का 12, और ये क्या हो गया आपका 15 दूनी 30, और उसके बाद फिर से हो रहा है 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि 2/5 क्या हो गया इसका? रिड्यूस फॉर्म हो गया। आप चाहो तो यहीं पे सीधे 6 से भी कर सकते थे। अब इतने का मान हमें पता चल गया, इसका मान भी पता चल गया। अब बिग ब्रैकेट की बारी आ गई। बिग ब्रैकेट में क्या है? ये पे मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 6 प्लस 1 7/2। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करते हैं? मिश्रित भिन्न है 3 दूनी 6, इन दोनों को गुणा करते हैं और जो आया उसमें इसको जोड़ के अपॉन 2 लिखेंगे, तो 7/2 माइनस इसका मान हमने ऊपर निकाल लिया 2/5। अब हमने इसको इससे माइनस करना है। 2 और 5 का एलसीएम होता है 10, 2 पंजे 10 होता है, तो 5 से 35 हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। मतलब हर जो है इनकी डिनोमिनेटर जितनी बार इसको भाग करा उतने से ऊपर वाले को गुणा कर देना बस। या दूसरा तरीका है, आपने इसको भी 10 बना दिया, 2 और 5 का लॉस ओवर 10 होता है, आपने इसको 10 बनाने के लिए 5 से गुणा किया तो इसको भी गुणा कर दिया, इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया तो इसको भी 2 से गुणा कर दिया। सिंपली आप ऐसे समझो, तो कितना हो जाएगा 31/10। अब इस पूरे का मान कितना आ गया? 31/10। अभी हमारे पास एक और है लास्ट में, 5 बच्चों 25 और एक 26/5, ये हो गया 26/5। हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लिया, 5 × 5 25 प्लस 1
26/5 माइनस 31/10। 31/10 इस पूरे का मान है जो बिग ब्रैकेट के अंदर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर क्या करेंगे, एलसीएम 10, यानी कि इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुणा किया तो ऊपर वाले को भी 2 से करना पड़ेगा। 26 दूनी 52 माइनस 31 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। 1 3 2 5, यस। तो कितना होगा 21/10 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन भी जरूर एग्जाम में बनता है, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी क्या होगी, बनेगी और बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 से 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब देखिए 3 से 200 के बीच, अब 3 के बाद पहली संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है वो 7 ही होगी। उसका दूसरी संख्या 7 दूनी 4, तीसरी संख्या 7 या 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35। ऐसे आप निकालते रहोगे। आपको निकालना है 200 से जस्ट पहले, ठीक है। आप चाहो तो भाग करके शेष पर हटा के भी कर सकते हो। दूसरा तरीका 200 से जस्ट पहले आप चले जाओ 199, ठीक है, 198। अब भाग दे लो फटाफट, इसमें तो बड़ी संख्या नहीं है। तो देखो 7 दूनी 14 होता है, या इसमें नहीं जाएगा, 5 बचेगा। इसमें भी नहीं जाएगा, 8 है इसका इकाई का स्थान। 197 इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है, 7 दूनी 14 होता है, 5 बचेगा, 57 में नहीं जाता। 196 7 दूनी 14 होता है, 5 बचेगा, 56, या 7 8 56। तो 196 क्या है, 3 और 200 के बीच में जो लास्ट नंबर है 196 है, जिसमें 7 का भाग जाता है। अब यहाँ पर इसके दो तरीके हैं इन संख्या गिनने के, कि कितने इनके बीच कितने नेचुरल नंबर्स हैं जिसमें 7 का भाग जाता है। देखो एक तरीका बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता है 7 से लेकर 196 तक जो है वो सारी संख्या है जिनमें भाग जा रहा है 7 का। तो आप देखिए 7 को कॉमन ले लो, 7 को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35। ऐसा सब चलते रहोगे, 5 7 पंजे 7 6 7 8 56 सब आता रहेगा। इसमें कितनी बार भाग जा रहा है, देखो 7 दूनी 14 और 7 8 56, 28 बार भाग जा रहा है। इसका मतलब 7 तो ठीक है आपने कॉमन ले लिया, अंदर आपने देखिए कितनी संख्याएं हैं, यानी कितनों से गुणा करना पड़ा। 7 को 1 से गुणा करो 7 मिला है, 7 को 2 से गुणा करो 14 मिला है, 7 को 3 से गुणा करो 21 मिला है, ऐसे करके 7 को 28 से गुणा करो 196 मिला है। इसका मतलब संख्याएं कितनी है, 28 ही तो है, 1 से लेकर 28 तक गिनोगे तो इसका मतलब हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 7, वो हो गया आपकी 28। डायरेक्टली आप इसका आंसर कर सकते हो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये होगा सिंपलेस्ट तरीका। दूसरा तरीका, यहाँ पर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है मतलब आपने ये वाला इस सीरीज को देखा 7 से लेके 196 तक, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, ये एक सीरीज बनी है जिसमें जो इनके बीच का गैप है ना वो सेम है, इनमें बीच में 7 7 का डिफरेंस है। तो 7 7 का डिफरेंस है तो उसको बोलते हैं डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस, वो हो गया 7, 7 का गैप है। पहले संख्या होती है उसको बोलते हैं ए, तो वो हो गया 7। लास्ट संख्या को बोलते हैं ए एन, इसको बोलते हैं 196। और हमें निकालनी है कितनी संख्याएं, तो एन निकालना है। तो देयर इज अ फॉर्मूला, एपी में होता है ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। इनको निकालने के लिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह रखोगे 196 मतलब लास्ट नंबर, या फिर आपका nth नंबर। ए आपका हो गया पहला नंबर, एन आपको निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं, और डी आपका हो गया 7। तो यहाँ से हो जाएगा ये 7 ना यहाँ प्लस में है, इधर जाके माइनस में चला जाएगा। 196 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 196 में से 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 189। और यहाँ पे 7 गुणा में है तो यहाँ जाके होगा बट्टे में, और यहाँ पे बचेगा n माइनस 1। तो 7 दूनी 14 और 7 7 और 5 27 आ गया, तो -1 इधर जाएगा तो n इक्वल टू हो जाएगा 27 प्लस 1 दैट इज 28। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, किसी भी मेथड से आप निकालो। क्वेश्चन नंबर 21, यदि HCF ऑफ A एंड 8, अब HCF और अंदर लिखा A और 8, तो इसका मतलब है A और 8 का HCF, दो संख्या है A और 8, उनका HCF है 4, उनका LCM दिया है 24, और आपको निकालना है ये सॉरी, ठीक है। अब LCF LCM और नंबर्स के बीच में देयर इज अ रिलेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे मोस्टली क्वेश्चन बनता ही है हर बार। दो संख्याओं का HCF और एलसीएम जो भी हो, उनका प्रोडक्ट जो होता है हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सपोज दो संख्या ए और बी हैं, तो उनका जो भी गुणनफल होगा उन दोनों संख्याओं की एचसीएफ और उन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपकी जो संख्या है, एक ए है एक 8 है, तो ए की जगह ए रखो, बी की जगह 8 रखो। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, इन दोनों के एचसीएफ यानी कि 4, इन दोनों के एलसीएम यानी कि 24 के बराबर। तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 24/8। तो 8 तिया 24 और आपका a हो जाएगा 4 तिया 12। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस
नेक्स्ट है 80 मीटर व्यास वाले एक गोलाकार पार्क में अधिकतम संभव क्षेत्र वाला एक चौकोर आकार खेल का मैदान है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या है? इन अ सर्कुलर पार्क विद a diameter of 80 meters there is a square shaped playground with the maximum possible area. The area of the playground is, अब आपको देखना है कि जो पार्क है वो तो है सर्कुलर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो उसने बोला कि पार्क तो क्या है आपका सर्कुलर, और उसकी जो डायमीटर है वो 80 मीटर है। डायमीटर क्या होती है किसी भी सर्कल की? जो उसके सेंटर से होके केंद्र से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होती है वो डायमीटर होती है। वो 80 मीटर की है। देयर इज अ स्क्वायर शेप प्लेग्राउंड, इसके अंदर एक स्क्वायर शेप, स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो इसमें ये डायग्राम में नहीं दिखेगा, लेकिन एक ऐसा बनाना है हमें इसके अंदर प्लेग्राउंड जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो हमें बताना है कि उसका एरिया क्या हो सकता है। अब बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सीधे 80 का स्क्वायर करते हैं और 6400 कराते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या ये 80 होगा? क्या ये डायमीटर है? ये व्यास है क्या सर्कल का? नहीं है। तो ये तो 80 हो ही नहीं सकता, ये तो पता ही नहीं है कितना है। कि उस स्क्वायर की बस एक प्रॉपर्टी पता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन ये नहीं दिया है कि स्क्वायर का यहाँ पर भुजा कितनी है। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पर सर्कल का कहीं सेंटर होगा तो वो इस तरीके से होगा। यहाँ पर ये सेंटर है, सपोज ओ ले लेते हैं। तो ये जो पूरा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो 80 मीटर होगा, क्योंकि ये तो डायमीटर है ना। डायमीटर मतलब केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो सर्कल के दो बिंदु पर कटती है, या फिर आप बोलते मिलती है। तो ये हो गया आपका 80 मीटर। ये पूरा का पूरा आपका 80 होगा। सपोज स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सपोज ये भुजा है एक्स, तो ये भी कितनी हो जाएगी? एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स कर लेते हैं। अब अगर आपको नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हो, अदरवाइज सीधे इसमें पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो समकोण कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण या फिर हाइपोटेनियस, उसको एच से दिखाते हैं। उसका स्क्वायर इक्वल टू जो दो बची भुजाएं होती हैं परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि लंब और आधार, उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर। ये यानी कि ये जो होगा AC का स्क्वायर, जो विकर्ण है इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो ये तो दोनों सेम होंगी भुजाएं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एच स्क्वायर इज 80 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 80 का स्क्वायर इज 6400, और यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ से 2 यहाँ जाएगा तो 6400 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल गया 3200, ठीक है, 3200 स्क्वायर मीटर। मीटर ही दिया है इसमें, यस, 3200 स्क्वायर मीटर निकाले। यहाँ से आप एक्स भी निकाल सकते हो, भुजा भी निकाल सकते हो, लेकिन क्या यहाँ पे जरूरत है भुजा निकालने की? बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने पूछा है कि एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज, प्लेग्राउंड का हमने जैसे क्या करा, ये विकर्ण वाला फॉर्मूला लगाया। विकर्ण आपको पता है AC जो है वो डायमीटर है। विकर्ण के लिए हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय लगाते ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर पता चल गया, और जो एक्स स्क्वायर है यही तो भुजा स्क्वायर है। क्योंकि हमने कहा कि जो अंदर पार्क है, सॉरी जो प्लेग्राउंड है उसकी भुजा एक्स है, और एक्स गुणा एक्स भुजा स्क्वायर ही तो हुआ, भुजा गुणा भुजा। और यही तो क्या होता है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर करके पहले एक्स निकालोगे, फिर उसके वापस उस एक्स स्क्वायर निकालोगे, तो आंसर आपको 3200 ही आने वाला है। तो सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3200 स्क्वायर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे, सीधे 80 मीटर देखते ही, मैक्सिमम देखते ही, डायमीटर देखते ही 6400 कराते हैं, उसका स्क्वायर कराते हैं। क्योंकि दिमाग में चलता है कि स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया है, भुजा स्क्वायर, भुजा 80 है, 80 का स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भुजा 80 नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज, यदि x रेशियो y इज 1 रेशियो 2 देन 8x प्लस 9y रेशियो 8x प्लस 2y का मान ज्ञात करना है। तो जहां पे वेरिएबल्स की पार्ट सेम हो ऊपर और नीचे, ठीक है, माने कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वहां पर आप सिंपली सीधे उनकी वैल्यू पुट कर दो। x की जगह 1 रख दो, y की जगह 2 रख दो। तो 8 गुणा 1 प्लस 9 गुणा 2, ठीक है, अपॉन 8 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2। तो सीधे मान लेते हैं 8 प्लस 9 दूनी 18, और नीचे हो गया 8 प्लस 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, ऊपर हो गया 26, नीचे हो गया 12। 2 से काट लेते हैं, 2 छक्का 12 और 2 13 26। दिस इज 13:6। तो 13:6, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या कंफ्यूज भी किया, 6:13 भी दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस रेशियो दिस है तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, और रेशियो भी इसी तरीके से होगा 13:6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदों में परिवर्तित किया जाता है। गेंदों की संख्या ज्ञात करनी है। कोन ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 45 सेंटीमीटर is melted and converted into balls of radius 5 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स। तो यहाँ पर आपको एक कोन दिया है, ठीक है। सपोज ये आपका कोन है ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी, ये आपका बेस सर्कुलर बेस है, तो ये आपका 30 सेंटीमीटर ये हिस्सा हो गया, इसको आर मान लेते हैं। आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हाइट मतलब ये स्ट्रेट हाइट की बात करें, एच ये हाइट दे दी आपको 45 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला कि इस सॉलिड को, सॉलिड है, थ्री डायमेंशन शेप होता है कोन, इसको मेल्ट कर दिया और इसको ना बॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, छोटी छोटी बॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और बॉल्स ऐसी कि जिनके जो रेडियस है वो कितने हैं, 5 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसको पिघलाकर कितनी बॉल्स बनी है। तो लेट यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, एक्स बॉल्स है, ठीक है। माना एक कोन से यहाँ पे बन गई एक्स बॉल्स बन गई। अब एक चीज सॉलिड्स की ये होती है कि सॉलिड को अगर पिघलाकर एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उनके वॉल्यूम में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। जितने यहाँ का वॉल्यूम होगा उतने यहाँ का वॉल्यूम भी होगा। यहाँ पर वॉल्यूम वन मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि शंकु का आयतन। यहाँ पर वॉल्यूम निकालना तो बॉल्स के वॉल्यूम। अब बॉल्स कितनी हमें हमने मानी एक्स, तो हर बॉल का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो एक बॉल का वॉल्यूम इंटू एक्स कर लेते हैं क्योंकि हमने नंबर ऑफ बॉल्स को एक्स माना है जो कि हमें निकालना है। तो इक्वल टू वॉल्यूम टू मतलब एक्स बॉल्स का वॉल्यूम, तो एक्स बॉल्स का वॉल्यूम मतलब एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, वॉल्यूम ऑफ ए बॉल लिख दो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपने रखना है, आपको आंसर आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में फॉर्मूले जो होने बिल्कुल फिट होने चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ ए बॉल। और बॉल का शेप क्या होगा, स्फेयर, सॉलिड, सॉलिड की बात हो रही है, स्फेयर हो गया, यहाँ पे सर्किल नहीं करेंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने कैपिटल आर लिया क्योंकि दोनों की जो रेडियस है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखो जो जो कैंसिल होता है आप सीधे कर सकते हो, 3 से 3 कटता है, ये ऐसे कटता है, 3 यहाँ अपॉन में उधर जाके ऊपर जाएगा तो दोनों कट जाएंगे, तो हम सीधे काट लेते हैं। पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है एक्स, तो हम क्या करते हैं, एक्स को रखते हैं यहाँ, बाकी की चीजों को यहाँ लेके जाते हैं। तो ये जाएगा आर स्क्वायर एच अपॉन एक्स के साथ गुणा में क्या है 4, तो नीचे आ जाएगा। एक्स के साथ गुणा में क्या आर क्यूब, वो भी नीचे आ जाएगा। हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। देखो अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, ये कैपिटल आर हमने ये इसको हमने कैपिटल आर माना है, हाँ आर को। तो ऊपर वाला जो आर है ना दैट इज 30, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आर स्क्वायर एच मतलब आर मतलब हो गया 30 इंटू 30, एच मतलब कोन की हाइट, और नीचे हो गया 4 आर क्यूब मतलब 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप इसे कैंसिल कर देते हैं, 5 6 जो 30, 5 6 जो 30, और यहाँ पे आप कर सकते हैं 5 9 जो 45, यहाँ पे 6 6 जो 36 इंटू 9 अपॉन 4, 4 9 जो 36, और x इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 9 दैट इज 81। तो इसका मतलब एक कोन को पिघला कर जो है नंबर ऑफ जो बॉल्स बनी है वो बनी है 81 बॉल्स बनी है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉलिड्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चंस आगे सॉल्व हो पाएगा। अगर आप यहाँ तक भी समझते हो कि इस कोन से हमने बॉल बनाई, इनके वॉल्यूम्स इक्वल होंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला ही लर्न नहीं है तो फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये हमने मैथमेटिकल पोर्शन के जो 24 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में वो हमने देखे हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको यूनिट फर्स्ट के पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग।